fertilization. So this is a final episode of our virtual love story of Mr. Sperm and Miss Aggie. In this episode we will see how Mr. Sperm will meet with Miss Aggie. Before we know about the fertilization, let's quickly recap the structure of Mr. Sperm and Miss Aggie. So here we can see the sperm. This is a sperm and this is the head of a sperm. In the head we can see in the front there is an acrosome and after that nucleus, and this midpiece contain mitochondria, and this is a whole tail of a sperm. Okay, and in this the secondary oocyte which is released during ovulation. So here this blue color covering is a zona pellucida, and above this covering these are the follicles which are known as the corona radiata cells. Okay, and inside this is a secondary oocyte. This is a secondary polar body here. Okay, when sperm will enter in this, polar body will detach from here and ovum and sperm will meet and form a zygote. So what is the definition of fertilization? Fertilization is the process of fusion of male and female gametes. The nuclei of the sperm fuse with the nuclei of the egg and form a single nucleus which results in the formation of zygote. क्या कहता है, मेल और फीमेल का जो एग है, जो गैमेट है, वो मिलेगा और इनके न्यूक्लियस जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जब ये अटैच होंगे और 46 क्रोमोसोम्स का एक पेयर बनाएंगे जिसे हम जाइगोट बोलते हैं. तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है ह्यूमंस में. एंड इन दिस प्रोसेस सीमन कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इज इंसेमिनेटेड इनटू द फीमेल वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस. ड्यूरिंग कोइटस, सेक्स के बाद, इंटरकोर्स के बाद जब सीमन फीमेल बॉडी में एंटर करेगा तो इस सीमन के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होंगे जो फीमेल बॉडी में एंटर करेंगे. द स्पर्म्स मूव टुवर्ड्स द यूट्रस बट नॉट ओनली सक्सीड इन रीचिंग द ओपनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स. क्या कहते हैं कि स्पर्म जो हैं यूट्रस की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ये सभी स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे फ्लोपियन ट्यूब्स तक. तो इस रास्ते के बीच में क्या होगा ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. बेसिकली क्या है, जो स्पर्म है एक बहुत ही छोटा सेल होता है, इतना छोटा कि हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और जो थोड़ा सा सीमन निकलता है उस थोड़े से सीमन में ये मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं. तो यू कैन इमेजिन कि कितने छोटे साइज के होते हैं. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमें जो छोटा सा नज़र आ रहा है, वो इन माइक्रो सेल्स के लिए बहुत ही लंबी जर्नी होती है, और ये जर्नी स्मूथ भी नहीं होती, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा इनको जाना होता है. तो रास्ते में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है इनको. सो द सेकेंडरी oocyte रिलीजेज फ्रॉम द मैच्योर्ड ग्राफिन. हमें क्या कह रहा है कि सेकेंडरी oocyte है जो ग्राफिन फॉलिकल से निकला था ओव्यूलेशन के दौरान, वो फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी. Although surrounded by several sperms, the oocyte is fertilized by a single sperm. अब क्या कहता है कि जबकि ये जो oocyte है, जब बहुत सारे स्पर्म्स अंदर आएंगे तो ये oocyte काफ़ी सारे स्पर्म से सराउंड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो अंदर आ सकेगा. और जो मियोसिस 2 पर सेकेंडरी oocyte रुका हुआ था उसका मियोसिस पूरा होगा और ओव्यूम रिलीज होगा, और ये ओव्यूम जो है और स्पर्म फिर मिलकर जाइगोट बनाएंगे. ठीक है. दूसरा, जो स्पर्म और सेकेंडरी oocyte है, जिसे हम इन जनरल लैंग्वेज एग बोल सकते हैं या मिस एगी बोल सकते हैं, इनकी वायबिलिटी होती है. मतलब ये थोड़े टाइम के लिए ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रह सकते हैं. जैसे जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर होने के बाद सिर्फ 48 to 72 आवर्स ही जिंदा रहते हैं, और जो आपका एग है वो 12 से 24 घंटे के अंदर ही अगर फर्टिलाइज हो जाए तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज रियली अ एपिक जर्नी एंड वी विल गो टुवर्ड्स दिस जर्नी विद अ एनिमेशन वीडियो. सो लेट्स बिगिन. जैसे ही स्पर्म वेजाइना में एंटर होते हैं, कुछ ही देर में कुछ एक स्पर्म वेजाइनल फ्लो के साथ बाहर आ जाते हैं और कुछ अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण मर जाते हैं, जबकि बहुत सारे बच जाते हैं क्योंकि वेजाइनल फ्लूइड में कुछ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो इन्हें बचाते हैं.
इसके बाद स्पर्म्स को सर्विक्स से होकर गुजरना होता है, जो यूट्रस की ओपनिंग है। ये ज़्यादातर टाइटली क्लोज रहती है, परंतु ओवुलेशन के कुछ दिनों में यह ओपनिंग लूज हो जाती है। कुछ स्पर्म्स सर्वाइकल मुकस में तैरते हुए यूट्रस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि काफ़ी सारे इस सर्वाइकल मुकस और टाइट रास्ते में ही फंस जाते हैं, परंतु ये मरते नहीं हैं। और अगर आगे गए हुए स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते तो बाद में इन्हें जाने का मौका मिलता है। सो दीज आर द बैकअप। यूट्रस के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस स्पर्म्स को हेल्प करती हैं एग तक जल्दी पहुंचाने में, लेकिन फीमेल इम्यून सिस्टम स्पर्म्स को फॉरेन बॉडी समझकर अटैक करने लगता है और बहुत सारे स्पर्म्स को मार देता है। अब यूट्रस के बाद 2 फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं फीमेल बॉडी में, एक राइट और लेफ्ट। तो क्या होता है, आधे स्पर्म लेफ्ट जाते हैं और आधे राइट जाते हैं, जिस वजह से ये कुछ हजार ही बचते हैं जो आगे एग तक पहुंच पाएंगे। फ्लोपियन ट्यूब्स में टाइनी सीलिया एग को धीरे धीरे यूट्रस की तरफ धकेल रहे होते हैं और स्पर्म्स को अगेंस्ट द फ्लो एग तक पहुंचना होता है। कुछ स्पर्म्स इन सीलिया में ही ट्रैप होकर मर जाते हैं और इस जर्नी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कुछ केमिकल्स स्पर्म्स के हेड का स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिससे ये इरिटेट होकर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और तेजी से एग की तरफ बढ़ने लगते हैं और अंत में थोड़े से स्पर्म्स ही एग तक पहुंच पाते हैं। एग कुछ सेल्स के द्वारा कवर होता है, जिन्हें हम फॉलिकल्स भी कहते हैं और इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। स्पर्म को इस फॉलिकुलर लेयर को पुश करते हुए आउटर लेयर जोना प्लेसूडा तक पहुंचना होता है। जैसे ही स्पर्म जोना प्लेसूडा को टच करता है, उसके हेड में मौजूद एक्ट्रोसम डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने लगते हैं, जिससे इस लेयर के अंदर स्पर्म एंटर हो जाता है। जो भी पहले स्पर्म ये कॉन्टैक्ट बनाता है वही एग को फर्टिलाइज करने में कामयाब हो पाता है। इस अद्भुत खतरों से भरी जर्नी के बाद एक स्पर्म एग के साथ अटैच हो जाता है। इनके अटैच होते ही आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है और जो एग है वो स्पर्म को अंदर खींच लेता है। इसके बाद एग मेम्ब्रेन में चेंजेस आने लगते हैं, जो बाकी स्पर्म्स को जोना प्लेसूडा से अटैच नहीं होने देते। एग भी कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे बाकी स्पर्म उससे दूर हट जाएं। और अंत में जोना प्लेसूडा हार्ड होने लगती है, जिससे अगर कोई और स्पर्म मेम्ब्रेन को क्रॉस कर भी रहा था तो वो रास्ते में ही ट्रैप हो जाता है और बाहर के सभी स्पर्म्स अब जोना प्लेसूडा से अटैच नहीं हो पाते और कोशिश करते करते धीरे धीरे मर जाते हैं। और इसी दौरान मेम्ब्रेन के अंदर जो है स्पर्म में मौजूद टाइटली पैक्ड जेनेटिक मटेरियल स्प्रेड होने लगता है और एक नई मेम्ब्रेन इस जेनेटिक मटेरियल को कवर करके मेल प्रोन्यूक्लियस बनाती है। फिर ये जेनेटिक मटेरियल 23 क्रोमोसोम्स में रीफॉर्म हो जाता है और इसी तरह फीमेल जेनेटिक मटेरियल भी एक्टिव हो जाता है और वो भी ऐसा ही 23 क्रोमोसोम्स वाला एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई तैयार करता है। इसके बाद स्पाइडर वेब लाइक ब्लैक थ्रेड्स, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, इन दोनों को प्रोन्यूक्लियाई को एक दूसरे के पास खींचने लगते हैं और ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम इकट्ठे ज्वाइन होकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और इसी वक्त यूनिक जेनेटिक कोड जनरेट हो जाता है, जो हमारा जेंडर, हेयर कलर, आई कलर और हंड्रेड्स ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है। और अब यह नया सेल जाइगोट कहलाता है, जो नए जीवन की शुरुआत करता है। अब फेलोपियन ट्यूब के सिलिया धीरे धीरे इस जाइगोट को यूट्रस की तरफ ले जाते हैं, जहां ये रिच यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांट होकर 9 मंथ तक ग्रो करता है और एट द एंड एक वेल
ह्यूमन बीइंग के तौर पर जन्म लेता है. So this is the end of fertilization and our virtual love story of Mr. Sperm and Miss Aggie. Hope you all enjoyed this lecture series of reproductive system, and I hope I have cleared all the doubts which always comes in young generation's mind related to reproduction in journal as well. Still, if you have any query, you can ask me in the comments below the video. Thank you so much.